हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश बुक, जिसमें हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे पोएट्री सेक्शन को। और पोएट्री सेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट पोएट्री को, जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही रोमांचक है। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, चीज़ें बहुत अच्छी फील होंगी। आपको लगेगा कि क्या लिखा हुआ है कवि के द्वारा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार कविता है, आप इसको पढ़ोगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है राइटर का, वो हम आपको दे देना चाहेंगे, जो इस कविता को जो कंपोज करने वाले जो कंपोजर है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इस बात को गारंटी दे सकता हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो चलो बाबू देखते हैं। देखिए, जो कविता का जो शीर्षक है वो लिखा हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मतलब, इसका मतलब हुआ कि प्यारी महबूबा, सबसे प्यारी महबूबा, मैं नहीं जाता हूँ। ये रचा गया किसके द्वारा है? जॉर्डन के द्वारा। मतलब ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको रचा गया है किसके द्वारा बाबू? जॉर्डन के द्वारा रचा गया है। सारी बात समझ में ना, जॉर्डन के द्वारा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं एक चीज में मेंशन कर देना चाहता हूँ कि इस कविता में बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे ना जो आपके लिए अजीब लगेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा हुआ है, पुरानी इंग्लिश का प्रयोग इसमें ज्यादा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दी हुई, देखो गो, तो गो है ना बाबू, ये ओल्ड इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश में गो को GOE लिखा जाता था, आजकल हम लोग गो लिखते थे। नो डाउट, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें बताता रहना, हम समझते जाएंगे। ठीक है जी, आप बने रहना मेरे साथ। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कविता है। देखो, अब देखो, अब इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है जॉन डन। जॉन डन राइटर का नाम है। ये लिखा हुआ है बाबू DOB। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है आपका DOD। देखो, DOB का मतलब हुआ डेट ऑफ बर्थ। इनके जन्म कब हुई? 1572 में। इनका जन्म 1572 में हुआ था। अब इनकी डेथ कब हुई थी बाबू? 1631 में, 1631 में। तो डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ आप समझ गए होंगे ना। चलिए आगे देखो, द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटारिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। देखो, ये जो पायनियर वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब अग्रणी होता है। तो इनको अग्रणी माना जाता है। अग्रणी मतलब कि जो सबसे पहले चीजों को करता है या फिर सबसे आगे रहता है। तो पायनियर मतलब होता है न्यू काइंड, मतलब ये जो ज्ञात्मक, लिरिकल मतलब ज्ञात्मक, सैटारिकल मतलब होता है हास्यास्पद। ठीक है, इस चीज को लाने वाले, ऐसे कविता को लाने वाले पहले व्यक्ति थे जो पहले इंट्रोड्यूस किए थे लिरिकल एंड सैटारिकल वाले कविता को। आदि बात समझ में ना, पोएम को। अब देखो, इनको मेटाफिजिकल कहा जाता है। देखो, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है बाबू, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है, मेटा मतलब बियॉन्ड होता है, ठीक है ना, फिजिकल मतलब वर्ल्ड होता है। तो जो बियॉन्ड दी वर्ल्ड बात करेगा, मतलब इस लोक की बात नहीं करेगा, परलोक की बात करेगा, जो सोल पे फोकस करेगा, मतलब आत्मा पे जो फोकस करेगा, जो आत्मा की बात करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग मेटाफिजिकल। तो मेटाफिजिकल कवि थे। ठीक है ना। चलिए, बात आ रही समझ में, आपसे पूछता है, ठीक है, तो आप याद रखोगे मेटाफिजिकल, जो बियॉन्ड दी वर्ल्ड बात करेगा, जो आत्मा पे ज्यादा बल देगा। ठीक है ना, जो फिजिकल लव की बात नहीं करेगा, ठीक है ना, जो आध्यात्मिक लव की बात करेगा। आ रही बात समझ में ना। चलिए देखिए, इनका जन्म हुआ था बाबू, वाज बोर्न इन लंदन। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। अब एक प्रोस्पेरस मतलब समृद्ध, अमीर रोमन कैथोलिक धर्म वाले परिवार में हुआ था। मतलब आप समझो, ठीक है, इनका धर्म क्या था? आपसे पूछेगा किस धर्म से बिलोंग करते थे जॉर्डन, तो रोमन कैथोलिक से बिलोंग करते थे। अरे बाबू समझ में बात, रोमन कैथोलिक इनका धर्म था। इनका परिवार क्या थे? परिवार देखो, ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। और कैसे व्यापारी थे? प्रोस्पेरस, अमीर। मतलब जॉर्डन का जन्म जो हुआ था रोमन कैथोलिक धर्म वाले परिवार, एक व्यापारी में के घर हुआ था, जो कि समृद्ध था, जो कि अमीर था। ठीक है ना, तो इनका अमीर घर जन्म हुआ था, जो कि इनके जो लोग थे घर वाले, वो सब क्या थे? व्यापारी थे। ठीक है, इनका धर्म क्या था बाबू? रोमन कैथोलिक इनका धर्म था। तो इनके धर्म कौन सा था? रोमन कैथोलिक। ठीक है ना। चलो बात आ रही समझ में। अब इनका जो परिवार था, एक व्यापारी था, वो कैसा था? समृद्ध व्यापारी था। ठीक है ना, मतलब कि अच्छे खासे अमीर थे लोग। चलो, अब चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखो, एट ए टाइम, उस समय वेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, उस समय जिस समय इनकी जन्म हुई थी, उस समय इनका जो धर्म था ना, इनके धर्म को लोग टारगेट कर रहे थे। मतलब इनका धर्म गैर कानूनी उस समय था। अब इनके धर्म को विरोध करते थे दूसरे धर्म के लोग। मतलब जो इनका रोमन कैथोलिक धर्म था, इसका विरोध करते थे दूसरे धर्म वाले लोग। तो वही था स्टॉन्चली। स्टॉन्चली मतलब होता है कि बहुत ही जोरदार तरीके से इनके धर्म को उसमें विरोध किया जा रहा था।
ठीक है ना, इनके धर्म को गैर कानूनी माना जा रहा था। आरी बात समझे बाबू। अब देखो लिखा हुआ है डन वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप जानते हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये दुनिया के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक है। ठीक है ना, कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है, ठीक है ना, लंदन वगैरह में है। आओ तो ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, तो ये कह रहा है कि जॉर्डन वाज फोर्स, जॉर्डन को जबरदस्ती क्या कर दिया गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। जब ये पढ़ते थे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ाई करते थे तो इनको वहाँ से जबरदस्ती निकाल दिया गया। सिर्फ इन्हीं को नहीं निकाला गया, इनके धर्म के जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे सभी विद्यार्थियों को वहाँ से जबरदस्ती निकाल दिया गया, बलपूर्वक निकाल दिया गया। आप पूछोगे क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि इनका जो धर्म था रोमन कैथोलिक था और उस समय रोमन कैथोलिक को विरोध बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, इसलिए इनके धर्म की वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और बिना डिग्री दिए हुए, इनको डिग्री भी नहीं दिया गया। हम लोग पढ़ाई किस लिए करते हैं? डिग्री के लिए। इनको डिग्री भी नहीं दिया गया और बिना डिग्री के वहाँ से इनको भगा दिया गया, निकाल दिया गया। अब और तमाम लोगों को जो इनके धर्म से के लोग थे वहाँ जो पढ़ाई कर रहे थे सबको निकाल दिया गया। बात आ रही है समझ में? आप कहोगे बिल्कुल हमें समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या लिखा हुआ है, विदाउट अ डिग्री बता दिए, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म की वजह से। ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है ना, क्यों निकाल दिया गया? तो उनके धर्म की वजह से। ठीक है जी, आगे देखो, ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। अब देखना बाबू, उन्होंने क्या चीज के अध्ययन किया था? लॉ की, यानी कानून की भी पढ़ाई किए थे जॉर्डन, ठीक है ना, बहुत काबिल आदमी थे। एंड रीड थियोलॉजी, और थियोलॉजी भी पढ़े थे। देखो थियोलॉजी समझो बाबू, थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये जो थियोलॉजी वर्ड है ना, तो थियो मतलब होता है क्या? गॉड। थियो मतलब गॉड होता है। अब जो लॉजी वर्ड होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। तो मतलब वैसा शास्त्र होता है जिसमें हम लोग गॉड के बारे में ओवरऑल स्टडी करते हैं, उसको हम लोग थियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? थियोलॉजी। तो इन्होंने थियोलॉजी भी पढ़ा था। अब बताओ, जो व्यक्ति भगवान के बारे में अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा, वो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आध्यात्मिक कवि थे, अध्यात्म की नॉलेज इनको ज्यादा थी, ठीक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है, याद रखना। स्टडी अगर बोलेगा तो लॉ की स्टडी किए थे, और यदि पढ़ने की बात करेगा तो थियोलॉजी, ठीक है ना, थियोलॉजी की पढ़ाई किए थे और कानून के भी जानकार थे, ठीक है जी। हाँ जी, आगे देखो, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशन। इन्होंने भाग लिया था 2 नैविक सैनिक अभियान था, समुद्री अभियान था। उस अभियान में इन्होंने 2 बार भाग लिया था, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना, जो कि खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पूछेगा तो बता दोगे। कितने नेवल एक्सपेडिशन में उन्होंने भाग लिया था? 2 में भाग लिया था, ठीक ना, समुद्री यात्राओं में। एंड बिकेम सेक्रेटरी, और बाद में सेक्रेटरी बन गए थे बाबू, सचिव बन गए थे। किसके सचिव बन गए थे? टू अ पावरफुल नोबल, मतलब एक पावरफुल आदमी का इस सेक्रेटरी बन गए थे, सचिव बन गए थे। आरी बात समझ में ना, किसका सेक्रेटरी बने थे? पावरफुल आदमी का, पर्सन का सचिव बन गए थे। अब देखो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग चीजें बनेंगी आगे जाके। जॉब ही लॉस्ट, अब जिसके कि यहाँ ये जॉब करते थे, सेक्रेटरी का काम करते थे ना, ये इनको जॉब खोना पड़ा, यानी कि जॉब से हाथ धोना पड़ा, मतलब जॉब को छोड़ना पड़ा। तो क्यों छोड़ना पड़ा जी? When he was briefly sent to prison, जब इनको जेल भेज दिया गया। अब बताओ कौन ऐसा काम ही किए होंगे कि इनको जेल जाना पड़ा होगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखो, जिस आदमी की यहाँ, जिस आदमी के घर ये काम किया करते थे, जॉब किया करते थे सेक्रेटरी का, उस आदमी की एक निस थी। निस मतलब क्या होता है बाबू? देखो NIEC, ठीक है ना, इसको नाइस नहीं पढ़ेंगे, निस पढ़ेंगे। तो इनकी एक निस थी, किनकी? उस पावरफुल आदमी का निस थी, भतीजी थी, ठीक है ना। तो भतीजी से इनको क्या हो गया? जॉर्डन को प्यार हो गया। जिस मालिक के घर ही काम करते थे, उस मालिक के भतीजी से इनको लव हो गया, ठीक है ना, प्यार हो गया। और प्यार तो हुआ, उसके बाद ही भागकर मतलब चुपके से शादी भी कर ली उस लड़की से, अपने मालिक को भी नहीं जानने दिए, क्योंकि अगर मालिक को पता चलता तो खुद शादी नहीं करने देता, ठीक है ना, क्योंकि पावरफुल आदमी था। एक स्टाफ से अपने लोगों से शादी नहीं करता अपने भतीजी को, ठीक है। तो जब उसको मालूम चला तो केस कर दिया, ठीक है, कि तुम कैसे चुपके से मेरे भतीजे से शादी कर लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको क्या, कहाँ जाना पड़ा? जेल भी जाना पड़ा, है ना, लेकिन शादी कर चुके थे। अब बताओ, उस लड़की का नाम क्या था जिससे प्यार किया करते थे और बाद में चुपके से शादी भी किए, जो पावरफुल आदमी की भतीजी थी? उसका नाम था एन मोर, ठीक है ना, एन मोर नाम था। आप इसे एन मोर भी कह सकते हो, लेकिन एन मोर। उस लड़की का नाम क्या था बाबू जिससे प्यार करके शादी किए थे? तो एन मोर नाम था। आ रही बात समझ में ना? चलिए, ठीक है। तो इनको जेल उसी की वजह से भेजा गया था, क्योंकि इन्होंने चुपके से शादी किया था, छल किया था, अपने मालिक के भतीजी से शादी कर लिया था।
चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है क्या है बाबू, आराम से देखोगे, कोई हम लोग को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग के पास इनफ टाइम है, ठीक है ना, आराम से समझिए आप। हाँ जी आगे देखिए, तो ये है सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रोन्स निस, मतलब जो इनको संरक्षण दिया था वो मालिक उसी के भतीजे से इन्होंने चुपके से शादी किया था, ठीक है ना। अब देखो इन 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42, उस समय इनकी कितनी एज हो रही थी बाबू, उस समय इनकी एज हो रही थी 42 साल के हो गए थे। जॉर्डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, देखो एक इंग्लैंड में चर्च है एंग्लिकन चर्च, ठीक ना, उस चर्च में क्या बन गए बाबू, पादरी का पद इनको मिल गया, पादरी बन गए कब, 1615 में। उनका एज उस समय कितना हो रहा था, 42 हो रहा था, 42, ये आपसे पूछेगा, ठीक है ना। 42 साल की अवस्था में 1615 में ये किस चर्च का पादरी बन गए, एंग्लिकन चर्च का बन गए, ठीक है ना। पादरी मतलब पुजारी होता है, ठीक है। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और उस समय के मतलब अपने समय के सबसे जो महान जो पादरी थे उनमें से एक जॉर्डन भी थे, ठीक है। चलिए आगे देखो, इन लव लिरिसिज्म डन ब्रो कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन, ये आपका मेटाफिजिकल का वो टाइप होता है, ठीक है। तो पेट्रा लिखा हुआ है, पेट्रार्कन ट्रेडिशन के कवि थे। चलिए देखिए आगे समझो बाबू, हिज लव पोयम, इनकी जो लव पोयम है, प्यार की जो कविता है, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट एंड, चलो ये थोड़ी सी बातें इधर उधर की दी हुई हैं जो आपके लिए खास नहीं है। चलिए यहाँ से देखो अब जो आपके लिए खास है, जॉर्डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, देखो जॉर्डन को जाना जाता है किस लिए, सॉन्ग के लिए और सोनेट के लिए। सोनेट मतलब होता है कि वैसी कविता जो 14 लाइन की हो, ठीक है ना। सटायर्स मतलब होता है आपका आलोचना करने वाले लोग, तो आलोचना के लिए इनको भी जाना जाता है, इलेगिज के लिए भी जाना जाता है, और सरमन भजन वगैरह के लिए भी इनको दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स हार्स मेटेस, अब देखिए अब हम लोग आते हैं, जो कि काम की बातें थे हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, आराम से आप पढ़ते चलोगे, ठीक है। आइए अब बारी है कविता की, ठीक है। आप मेरे साथ 10 मिनट आराम से बने रहोगे, आपको बहुत ही अच्छे तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और वाकई में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए ये बात है जब जॉर्डन अपनी महबूबा को, अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को छोड़ के कुछ समय के लिए ये जर्मनी जा रहे होते हैं। देखिए आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, या तो ऑप्शन में जर्मनी देगा या फिर कंटिनेंटल ट्रिप देगा। क्या देगा बाबू, कंटिनेंटल ट्रिप, मतलब द्वीपीय यात्रा पे जा रहे थे या फिर जर्मनी जा रहे थे, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा आप देख लोगे, ठीक है। आइए, तो जब भी अपनी पत्नी को छोड़ कर कुछ समय के लिए जा रहे थे, तो उस समय जाने के दौरान जब इनकी पत्नी से कुछ वार्तालाप होती है, इनको पत्नी जाने के लिए नहीं बोलती हैं, तो उस समय की जो बातें होती हैं, जो अपनी पत्नी को समझाते हैं, इनकी पत्नी जो इनसे बोलती है, वो बातें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। जो बातें होती हैं कुछ इमोशनल बातें भी होती हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो एक प्यार मोहब्बत में होता है, जब दो लोग प्यार में होते हैं और एक व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तो दूसरे व्यक्ति को लाजमी है कि दुख होगा, ठीक है ना। वो नहीं चाहेगा कि जो मेरा प्रेमी या प्रेमिका है वो हमें छोड़ के जाए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे दी हुई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जॉर्डन जिनकी शादी एनमोर से हुई थी, जो उनकी प्रेमिका थी और बाद में वाइफ बनी, ठीक है, वो उनके 11 बच्चे थे, 11 बच्चे थे। और देखो सबसे हैरानी की बात यह है कि 16 साल के एनमोर थी, 16 साल के, और 16 साल के एज तक इनके 12 बच्चे हो चुके थे। कितने हो चुके थे बाबू, 12। अब बताओ इनकी पूरी जिंदगी, किनकी, एनमोर की पूरी जिंदगी एक बच्चे को डिलीवर करने में बीती होंगी, ठीक है ना। तो बताइए उस औरत का हाल क्या रहा होगा जो 16 साल के एज में अगर उसके 12 बच्चे हो जाते हैं, तो ठीक है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बहुत कमजोर हो गई होगी। तो देखो ये जब जॉर्डन छोड़ के जा रहे होते हैं ना, उस समय उनके 11 बच्चे हो चुके होते हैं, ठीक है ना। अब जो 12वां बच्चा होता है वो होने वाला होता है, ठीक है। उसी दौरान जॉर्डन जा रहे होते हैं, तो उनकी पत्नी रोकती है, ठीक है, कि यदि आप चल जाओगे तो मुझे यहाँ देखभाल कौन करेगा, हमारी ऐसी अवस्था है। तो जॉर्डन समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है जॉर्डन के बारे में कि जब जॉर्डन वहां से लौटे थे अपने यात्रा से, तो इनकी पत्नी की डेथ हो गई होती है जब ये बच्चे को डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा डिलीवर हो गया होता है, लेकिन बच्चा को मतलब डिलीवरी बच्चे की मौत हो गई होती है, और उसी बच्चे के शोक में इनकी पत्नी 2-3 दिन के बाद पत्नी की भी डेथ हो गई होती है। तो जब जॉर्डन आते हैं ना, तो
उनकी पत्नी फिर उस हालत में नहीं मिल पाती है क्योंकि वो मर गई होती है। ठीक है, ऐसा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद फिर जॉर्डन प्रण लिए थे कि हम अब शादी उदी नहीं करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग समझेंगे बाबू। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि सिर्फ टेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। देखो अब जो दी है ना ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब यू होता है। क्या होता है जी? यू होता है। तो इन सारी बातों को आपको देखते चलना है। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए, हाँ जी, जॉर्डन जा रहे हैं और अपने पत्नी को समझा रहे हैं। इनको पत्नी रोक रही है। ठीक है, जो वार्तालाप होती है ना वही यहाँ पे चीजें आपको दी हुई हैं, आपको पढ़ना है। देखिए, जॉर्डन कहते हैं कि मेरी सबसे प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं। देखिए, जा भी रहे हूं, क्या कह रहे हैं कि मेरी सबसे प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे वेरीनेस हो गया हूं, तुमसे थक गया हूं, तुमसे उब गया हूं। अब बात को अच्छे से समझिएगा। देखिए, जॉर्डन समझाते हुए अपने पत्नी को बोल रहे हैं कि मेरी सबसे प्यारी महबूबा, मेरी प्रीतमा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे परेशान हो गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। मैं अब आगे देखो। ठीक है, आगे देखो, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, और मैं इस उम्मीद के साथ भी नहीं जा रहा हूं, मतलब मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूं कि मुझे कोई तुमसे बेहतर प्रेमिका मिल गई है, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाली मुझे कोई मिल गई है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के उसके पास जा रहा हूं। तुम्हें मत समझना। देखिए, एक गलतफहमी हो जाती है, तो जॉर्डन इस बात को क्लियर करते हुए बताते हैं कि मेरी सबसे प्यारी महबूबा, मैं इसलिए तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे उब गया हूं, मैं तुमसे परेशान हो गया हूं, और नहीं इसलिए जा रहा हूं कि मुझे तुमसे बेहतर प्यार करने वाली कोई मुझे मिल गई है। मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूं। तुम ये मत समझना, ठीक है ना, कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जा रहा हूं जो तुमसे ज्यादा हमें प्यार करेगी। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। तो ये जो तुम्हारी माइंड में, तुम्हारे दिमाग में जो गलतफहमी चल रही होंगी ना, इसको तुम दूर कर देना, इसको मन मत लाना अपने दिमाग में। ऐसा तुम मत समझना कि हमें कोई बेहतर प्रेमिका मिल गई है तुमसे, ऐसी बात नहीं है। आदि बाबू को समझ में बात? तो वही बात यहाँ पे लिखा था। देखो, वीरीनेस मतलब थक जाना, थकान होता है, उब जाना होता है। दी मतलब तुम होता है। ठीक है ना। चलिए, अब देखो, वही बात है जो मैंने आपको बता दिया कि नॉर इन द होप, मतलब इस उम्मीद के साथ में भी नहीं जा रहा हूं ना। मतलब तुम उम्मीद नहीं करना कि मुझे इस दुनिया में कोई तुमसे बेहतर प्यार करने वाली मिल गई है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। देखो, आगे लिखा हुआ है बाबू, बट सिंस डेट आई मस्ट डाई एट लास्ट। देखो, राइटर इस बात पे फोकस कर रहा है कि जैसे कि हम लोग को पता है, सब हम लोग जानते हैं कि हम लोग को एक दिन मृत्यु क्या है, निश्चित है। एक दिन सबको मरना है, और मरने के बाद आदमी क्या हो जाता है? मरने के बाद आदमी जुदा हो जाता है। ठीक है ना। देखो, मरने के बाद आदमी जुदा होता है, और कहीं चल भी जाता है तो क्या होता है? जुदा हो जाता है। तो जॉर्डन कह रहा है ना कि चूंकि हम लोगों को, ठीक है ना, एक दिन मरना निश्चित है, मरना तय है, इसलिए मैं मजाक में, यानी कि मरने का मैं स्वांग करना चाहता हूं, मरने का मैं ढोंग करना चाहता हूं, और भी दिखाना चाहता हूं कि मरने के बाद हम लोग एक दूसरे के बिना रह पाते हैं कि नहीं। तो इस बात को मैं फील करना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है। यदि मैं मर जाऊंगा पहले तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी, तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी जुदाई को। यदि बाई द वे तुम्हारे साथ वैसा हो जाता है तो हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं ढोंग करना चाहता हूं, पहले ही, जुदा होने से पहले ही ढोंग करना चाहता हूं, और माहौल तैयार करना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद या फिर तुम्हारे जाने के बाद हम सह पाते हैं, हम लोग एक दूसरे के बिना रह पाते हैं कि नहीं। ठीक है ना। तो जॉर्डन जो है ना, बोल रहे कि मैं मजाक में मरने जा रहा हूं। ठीक है, मैं स्वांग करने जा रहा हूं। ठीक है, उस सेपरेशन का, उस जुदाई का दर्द क्या होता है, एहसास क्या होता है, उसको मैं फील करना चाहता हूं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। ठीक है ना। अब देखो, आगे देखना बाबू, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। ठीक है ना, इसलिए मैं मजाक में ऐसा कर रहा हूं। ठीक है ना, मरने का स्वांग कर रहा हूं। 10 वाई फेंट देस टू डाई, बता ही दिए हम आपको। आगे देखिएगा। देखो, चूंकि ये सब बातों का कोई मोल नहीं रह जाता है उस टाइम। ठीक है ना, ये सब जो मजाक की बातें होती हैं उस समय शोभा नहीं देता जब प्रेमी जुदा होने की बात बोलता है तो। ठीक है ना, तो उनकी पत्नी नहीं मान रही होती हैं। ठीक है ना, बोलते हैं कि नहीं, हमें ये सब चीजें नहीं सुननी है।
ठीक है ना, आप मत जाओ। तब राइटर जो है, तब जॉर्डन जो है ना एक हवाला देते हैं। हवाला का मतलब होता है बाबू एक उदाहरण देते हैं, साइट एन एग्जाम्पल कर देते हैं ना, एक उदाहरण देते हुए कहते हैं। अब उदाहरण किसका देते हैं, देखो लिखते हैं बाबू एस्टर नाइट। एस्टर नाइट का मतलब होता है कल रात, यानी कि लास्ट नाइट, बीता हुआ रात। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या राइटर, यस्टर नाइट द सन वेंट अवे। देखो सन हम लोग ऐसे लिखते हैं ना बाबू अभी, लेकिन पहले ऐसा लिखा जाता था, तो ये ओल्ड इंग्लिश है। ठीक है ना, क्या है, ओल्ड इंग्लिश है। तो राइटर बोलता है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। देखो राइटर सूर्य का, सन का एग्जाम्पल देते हुए अपने महबूबा को समझा रहा है कि देखो कल रात सूर्य, कल रात सन यहां से चला गया था, लेकिन फिर भी वो आज आ गया अपने पथ पे। ठीक है ना, कल वो चला गया था लेकिन फिर भी वो आज आ गया, लौट के आ गया। ठीक है ना, अब देखो आगे, लौट के आ गया। ही हैथ, देखो हैथ जो है ना बाबू इसका मतलब हैज है। ठीक है ना, हैज, अब समझना। ठीक है, देखो राइटर क्या कह रहा है कि देखो समझो तुम, कल रात जो सूर्य है वो चला गया था, गायब हो गया था, लेकिन फिर वो आज आ गया। ठीक है, जबकि ही हैज नो डिजायर, जबकि सूर्य के पास न कोई इच्छा है। देखो डिजायर मतलब क्या होता है बाबू, इच्छा। सूर्य के पास न तो कोई इच्छा है, नहीं उसके पास दिमाग है, उसके पास सेंस भी नहीं है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति भी नहीं है। ठीक है ना, और नोर हाफ, ठीक है, नोर हाफ, हाफ मतलब होता है प्रेमिका पत्नी वगैरह। ठीक है ना, और नहीं उसके पास कोई हाफ है। ठीक है ना, नहीं उसके पास कोई प्रेमी है, और नहीं उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता है। ठीक है, फिर भी वो लौट जाता है, प्रतिदिन जाकर आ जाता है। ठीक है, और जबकि मेरे पास तो सब कुछ है। मेरे पास क्या है, मेरे पास सेंस है, मेरे पास डिजायर है, इच्छा है, मेरे पास तुम हो, मेरे पास प्रेमिका है, तो मेरा तो लौटने का मकसद है, तो मैं तो लौट ही जाऊंगा। जब एक सूर्य लौट सकता है, जबकि उसके पास लौटने का कोई उद्देश्य भी नहीं है, उसके पास न तो दिमाग होता है, नहीं उसके पास कोई इच्छा है, नहीं उसके पास प्रेमिका है कि अपने प्रेमिका के लिए लौट जाए, और नहीं उसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है। जबकि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास शॉर्टकट रास्ता है, मेरे पास इच्छा है, मेरे पास सेंस है, दिमाग है, मेरे पास सबसे बड़ी तुम हो। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुम हो तो हम लौट ही जाएंगे। आ रही बात समझ में ना। तो ये जो राइटर है ये समझा रहा है एग्जाम्पल देके, मतलब अपनी तुलना राइटर किससे करता है, सूर्य से करता है। वो कहता है कि सन के पास कुछ नहीं होते हुए भी वो लौट जाता है, तो मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं लौटूंगा। मैं सूर्य से तेजी से यात्रा करूंगा, उससे स्पीड से यात्रा करूंगा और तुम्हारे पास लौट जाऊंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, मुझे जाने दो। आ रही बात समझ में ना बाबू। चलिए देखिए, ठीक है आओ, तो वही राइटर यहाँ पे कह रहा है कि बट बिलीव डेट आई सेल मेक, विश्वास करो तुम, ठीक है, कि मैं स्पीडियर जर्नी करूंगा, तेजी से यात्रा करूंगा और तुम्हारे पास लौट जाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब लिखा हुआ है, अब आगे राइटर समझा रहा है, क्या समझा रहा है, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर। देखो फीबल मतलब कमजोर होता है बाबू। राइटर कह रहा है कि सोचो आदमी का पावर कितना कमजोर होता है, आदमी की शक्ति कितनी कमजोर होती हैं, कि डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि जब उसका अच्छा समय चल रहा होता है तो उस अच्छे समय को बढ़ा नहीं सकता है। ये आदमी के बस की बात नहीं होता है कि जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है तो आप चाहकर 1 साल 2 साल और बढ़ा लें कि और अच्छा समय हमारी रहे, ये आदमी की बस में नहीं है, तो आदमी कमजोर है। तो वही बोल रहा है कि आदमी की ताकत कितनी कमजोर होती है कि जब उसका अच्छा समय चल रहा होता है तो उस समय वो 1 आध घंटा ऐड भी नहीं कर सकता है, जोड़ भी नहीं सकता है, अपने अच्छा समय को बढ़ा भी नहीं सकता है। लेकिन नॉर ए लॉस्ट आवर्स रिकॉल बट कम बैड चांस, लेकिन जब उस आदमी का एक बुरा समय चल रहा होता है, बुरा वक्त चल रहा होता है, तो क्या करता है, उस बुरे वक्त के बारे में सोच सोच कर और क्या बनाता है बाबू, और उसको बुरा बना देता है और उसको खराब कर देता है। किसको, अपने बुरे वक्त को। तो राइटर कह रहा है कि हम लोगों को क्या करनी चाहिए, कि जब बुरा वक्त आए ना तो उसकी सामना करना चाहिए। ठीक है, उसके सामने अपने आप को फेस करना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा सोचने से और क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो तुम मान लो कि ये जो टाइम है ना, तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक बुरा वक्त बन के आया है, तो इसके बारे में तुम मत सोचो ज्यादा, हम लोग को सामना करना है। जुदाई का जो पल आ रहा है ना, इसको डट कर सामना करना है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा तुम सोचोगी ना तो परेशान रहोगी। ठीक है, चलिए आइए, बहुत अच्छे तरीके से चीजें कही जा रही हैं यहाँ पे राइटर के द्वारा। ठीक है ना, चलो अब देखो बाबू, देखिए समझिएगा, शायद चीजें कट रही होंगी, कटना तो नहीं चाहिए। आइए,
फिर भी उनकी महबूबा जो है, प्रेमिका जो है, प्रीतमा जो है नहीं मान रही हैं, ठीक है, वो सिसक रही हैं, रो रही हैं। तब राइटर थोड़ा सा चीज़ों को किसी भी तरीक़ा से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा सा ये भी परेशान हो रहा है, ठीक है ना, अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर, ठीक है। और कहता है, देखिए क्या कहता है बाबू, व्हेन दाउ, देखो दाउ मतलब तुम होता है, ठीक है ना, इस बात को समझेंगे, ओल्ड इंग्लिश है। व्हेन दाउ साइस्ट, देखो साई मतलब होता है आहें भरना। तो राइटर कह रहा है कि व्हेन दाउ साइस्ट, जब तुम आहें भरती हो, तो दाउ साइस्ट इज नोट विन, तो तुम्हारे आहें भरने से सिर्फ हवा नहीं निकलता है, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो आहें भरना है उससे हमारी आत्मा जो है ना वो निकल जाती है, आत्मा को उड़ा के ले जाती है। देखिए समझिए, राइटर कह रहा है कि जब तुम आहें भरती हो, जब तुम सिसकती हो, तो तुम्हारी सिसकना सिर्फ हवा नहीं है, वो मेरी आत्मा को ले जाती है, मेरी आत्मा को निकाल देती है। इसलिए तुम सिसको मत, क्योंकि तुम जब सिसकती हो ना तो हमारी आत्मा निकल जाती है शरीर से, ऐसा लगता है हमें, ठीक है। और व्हेन द वीप्स, ठीक है, व्हेन द, देखो वीप मतलब रोना होता है ना बाबू, तो व्हेन द वीपिस्ट अनकाइंडली काइंड, और जब तुम बेरुख होकर रोती हो, जब तुम बेरुख होकर रोती हो, तो माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, तो मेरा जो शरीर का खून है ना वो सड़ जाता है, ऐसा हमें फील होता है। इसलिए तुम आहें मत भरो, तुम्हारी आहें भरना हमें बहुत सताती हैं, हमें बहुत तकलीफ देती हैं, हमारी आत्मा को निकाल ले जाती है हमारी शरीर से। और तुम्हारी जो रोना है ना, जब तुम बेरुख होकर रोती हो ना, तो मेरा जो खून है, शरीर का जो ब्लड है, वो एकदम से सड़ जाता है, डीके हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आई कैन नॉट बी डैट दाउ लवस्ट मी एच दाउ सेज, ठीक है, और मैं चाहता हूं, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो, इट कैन नॉट बी, ठीक है। देखो डैट दाउ लवस्ट मी, राइटर बोल रहा है कि जैसा कि तुम कहती हो, जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तुम ही तो कहती हो ना कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो यदि तुम मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, अगर तुम हमें चाहती हो ना, तो तुम ऐसा नहीं करो, मत रो, अच्छे से विदा करो, हमें जाने दो, ठीक है ना, क्योंकि मैं जाने के बाद कुछ दिन के बाद मैं तुम्हारे पास लौट जाऊंगा, ठीक है, मुझे हंस के विदा करो। देखो तो क्या कह रहा है बाबू यहाँ से कि डेट दाउ लवस्ट मी, जैसा कि तुम कहती हो, ठीक है, कि तुम मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, एज दाउ से, जैसा कि तुम कहती हो, ठीक है, कि तुम्हें हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, ठीक है, तो तुम्हें मेरी जिंदगी को इस प्रकार से रो धोकर बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यदि तुम मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और तुम कहती भी हो, ठीक है, कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें इस तरह से रो धोकर हमारी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखो बाबू, लाइफ द वेस्ट, नेक्स्ट लिखा हुआ है, लेट नोट दाइन डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। देखो राइटर कह रहा है कि तुम जो है ना किस्मत को मौका नहीं दो। कहने का मतलब ये है, राइटर कहना चाह रहा है कि तुम मेरे जाते वक्त कुछ मेरे बारे में बुरा मत सोचो। अगर ऐसा सोच रही हो कि हम जाएंगे और जाने के बाद हम नहीं लौट पाएंगे, हमारी उधर ही मौत हो जाएगी, तो हो सकता है कि तुम जैसा सोच रही हो और किस्मत को ऐसा ही कबूल हुआ, और किस्मत ने अगर अपना खेल खेला तो हम तो तुम्हारे पास फिर नहीं आएंगे लौट के, तो फिर तुम गाते रहना, रोते रहना। अरे बस समझ में ना, तो राइटर कह रहा है कि तुम ऐसा मत करो, ठीक है, तुम मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, ना तो हो सकता है किस्मत के अगर जाल में हम लोग फंस गए तो तुम जैसा सोच रही हो ऐसा ही अगर हो गया तो फिर तो हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, फिर तो हम लोग सब दिन के लिए जुदा हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, इसलिए राइटर मना कर रहा है तुम ऐसा मत सोचो, ठीक है। आगे देखो बाबू, डेस्टिनी चलो हो गया, एंड मे दाई फेयरनेस फुलफिल, बट थिंक डेट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। देखो लास्ट में राइटर बोल रहा है बाबू कि हम लोग ऐसे लवर हैं, हम लोग ट्रू लवर हैं, हम लोग सच्चे प्रेमी हैं, और सच्चा जो प्रेमी होता है ना वो कभी अपने प्रेमी से जुदा नहीं होता है, वो हमेशा अपने दिल में उसको जिंदा रखता है, जहाँ भी जाता है हमेशा अपने प्रेमी के साथ में होता है, अपने प्रेमी को दिल में छुपाया रहता है। तो हम लोग सच्चे प्रेमी हैं, ठीक है ना, और जो सच्चा प्रेमी है वो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होता है। तो आप मान लो कि हम लोग जुदा नहीं हुए हैं, आप मान लेना कि ऐसे एक बेड है, ठीक ना, एक बेड है आपका, और बेड पे हम लोग सोए हुए हैं, बस अंतर इतना है कि तुम्हारी करवटें इधर है, हमारी करवटें इधर है, बस करवटें हम लोग बदल लिए हैं, तुम इधर देख रहे हो और हम इधर देख रहे हैं, बस इतना फासला है कि बस हम लोग करवटें बदल लिए हैं, ठीक है ना, एक ही साथ हैं, बस हमारी करवटें बदल गई हैं कि तुम इधर देख रहे हो हम इधर देख रहे हैं, बस इतना ही गैप आया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सच्चे प्रेमी हैं, कभी जुदा नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखो बाबू,
लिखा हुआ आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, बता ही दिया कि एक साथ सोए हुए हैं, बस करवटें बदल लिए हम लोग, ठीक है ना। दे हु अनदर कीप अलाइव, जो ऐसे प्रेमी जो अपने आप को एक दूसरे को जिंदा रखते हैं ना, नेवर पार्टेड भी, वो कभी जुदा नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सच्चे प्रेमी हैं, हम लोग कभी जुदा नहीं होंगे। हम वहाँ पे चल भी जाएंगे तो तू हमारे साथ होगी, तुम्हारी परछाई हमारे साथ होगी, क्योंकि हम बहुत तुमसे प्यार करते हैं और तुम भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही खूबसूरत क्या था बाबू, आपका पोएट्री था, जो एक फील लेके आता है, तो बहुत ही पढ़ने में खूबसूरत है ये चीज़ें। हमें उम्मीद है कि आपकी जो फीडबैक होंगी बहुत ही पॉजिटिव होंगी, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी चीज़ें, ठीक है ना। जितना भी हो सकता था हमने आपको यहाँ से बारीकी से चीज़ों को रखा आपके सामने, ठीक है। आप हमें बताइएगा, आप चलिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। चीज़ों को ख़त्म करते हैं अब।